नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग पाठक डायलॉग मंच में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डायलॉग मंच का एक मकसद है कि आज के युवाओं को मोटिवेट करें और हम ये मोटिवेशन किसी ऑलरेडी क्वालिफाइड कंपटीशन में टॉपर्स के साथ बातचीत करके आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो श्री रेणुका चंद्रा जी हैं, जो हाल ही में जो हायर सेकेंडरी बोर्ड छत्तीसगढ़ का जो अभी डिक्लेयर हुआ है उसमें इन्होंने 3rd रैंक अर्जित किया है पूरे छत्तीसगढ़ में। तो रेणुका चंद्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को अपने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं। आप कहाँ से, किस शहर से हैं, आपके पापा मम्मी, थोड़े से अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। यस सर, मेरा नाम रेणुका चंद्रा है। मेरे पिता का नाम श्री खेमचरण चंद्रा है। मेरे माता का नाम श्रीमती गीता चंद्रा है और मैं संस्कार इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल जैजेपुर से अपनी पढ़ाई कर रही थी। और मेरे पिताजी शिक्षक हैं। मैं छत्तीसगढ़ में ही रहती हूँ। मैं जांजगीर जिला से बिलोंग करती हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आया है। और बहुत खूब। और पूरे छत्तीसगढ़ में आपने तीसरा रैंक हासिल किया है। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके थैंक यू बात सर। आपकी बातचीत के हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि आप अपने स्कूल में डिबेट और जो अदर कोकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी कुछ एक स्थान रखते हैं। हाँ सर, मुझे डिबेट करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो आपका किस डिसिप्लिन में आपने 12th को लिखा, मतलब कॉमर्स में था कि साइंस बैकग्राउंड से था? सर मेरा साइंस बैकग्राउंड से था। सब्जेक्ट क्या था? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी? बायोलॉजी था सर। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यस सर। अच्छा अच्छा। तो आप अपने सब्जेक्ट्स के ब्रेकअप्स बता सकते हैं, किस सब्जेक्ट में क्या मार्क्स मिला आपको? सर मुझे बायो में 100 में 98 मार्क्स मिले हैं। वंडरफुल। केमिस्ट्री में 96 मिले हैं ओके और फिजिक्स में 93 मिले हैं। ओके, वेल डन। सो फिजिक्स केमिस्ट्री तो 11th 12th में ही बहुत टफ हो चुका होता है, क्योंकि मेरे को जहां तक जानकारी है, जो यूपीएससी की फील्ड के भी जो बच्चे होते हैं वो भी 11th 12th के एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसके ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बड़ी मतलब टफ माना जाता है। तो आपने इसको कैसे मैनेज किया? आपने कुछ स्कूल में जो आपका अध्यापन हो रहा था उसी पे निर्भर है कि आपने कुछ अलग से कोचिंग और अलग कुछ आपने उसके सहायता ली? जो स्कूल में चल रहा था उसे तो मैं रोज पढ़ती ही थी घर में आकर के। लेकिन इसके अलावा जब से कोविड आया है सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अभी बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। बहुत सारे जो चैनल्स है, बहुत सारे टीचर्स है, वो यूट्यूब में आकर के फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। जो भी कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा भी लगता था कि इसमें डाउट जा रहा है, मैं तुरंत यूट्यूब पे सर्च करती थी और जो भी लेक्चर पसंद आते थे उससे मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेती थी। बहुत खूब। मतलब एक डिजिटल युग में आप थे और कोविड का आपने काफी कुछ जो लोगों के लिए चैलेंज था आपने उसको एक अवसर में बदला। बहुत खूब। तो आपका ये जो हाँ फिजिक्स सर। केमिस्ट्री और बायो है, इसमें तीनों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है आप? सर इसमें मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में था। ओके। केमिस्ट्री के बारे में तो मुझे जहां तक जानकारी है कि कॉन्सेप्ट्स लोगों को डेवलप नहीं होते और बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ऐसा सुना है। तो हाँ सर। ऐसा आपको ऐसा क्या है कि केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट आया, और केमिस्ट्री के बारे में कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। सर केमिस्ट्री अपने आप में 3 सेक्शंस होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। और जो हर एक सेक्शन होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। तो जब भी आप इनऑर्गेनिक का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा या फिजिकल से रिलेटेड होगा। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट करता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो है ही फुल ऑफ एक्सेप्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़नी पड़ती है। और फिजिकल केमिस्ट्री एक तरीके का मैथ्स है। ओके, वेरी गुड, बहुत खूब। केमिस्ट्री को तो मैनेज करना अपने आप में बहुत टफ है। अगर इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल साइंस का बैकग्राउंड अपने आप में ही बहुत एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, और ऊपर से केमिस्ट्री, मैथ्स, जो फिजिक्स है और बायो है, उसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन किया?
आपने कोचिंग, कोई ट्यूशन क्लासेस लिया आपने, या फिर स्कूल, या ऑनलाइन, कैसा रहा आपका उसमें स्ट्रैटेजी? सर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ही बस यूज किया था, जो भी यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिलते थे, जो मुझे लगता था कि हाँ ये देखना है तो मैं उसे देखती थी। ओके ओके। ऐसा कोई ऑनलाइन का कोई आपके पास कोई वीडियो या लेक्चर्स हैं जिसको आप शेयर करना चाहें? कोई टीचर अभी तो फिलहाल, जिसको आप एडमायर करते थे, जिससे बच्चे और कुछ लर्न कर पाए? हाँ सर मेरा एक वीडियो है, मैं शेयर जी। करती हूँ। अच्छा, अभी मैं बाद में ले लूंगा, मैं शेयर आप बाद में कर लेंगे। मैं मतलब यस ऑनलाइन में सर। जो आपने किसी टीचर का ऐसा कोई वीडियो देखा, या फिर कोई ऐसा चैनल था जिसको आप बहुत फॉलो करती थी, ऐसा कुछ नाम याद है आपको? हाँ सर एक चैनल था फिजिक्स वल्ला करके, जो भी सबको पता है। वो अच्छा, चैनल मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए वो बेस्ट चैनल है। ओके। अब थोड़ी आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा। मतलब आप, जैसे ज्यादातर बच्चे होते हैं कि एग्जाम के समय में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो उनका एक शेड्यूल होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ होता है। तो आप किस सेक्टर में फॉल करती हैं? आप मतलब आप रेगुलर स्टडीज करती थी, या फिर आपका कुछ एक अलग से स्ट्रैटेजी होता था, एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करते थे? सर मैं यही बताना चाहूंगी कि रेगुलर स्टडी से ही सक्सेस मिलता है। आप रोज कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और लास्ट एग्जाम के एक महीने पहले पढ़ करके बहुत अच्छा रैंक लाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको हर रोज बाकायदा कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन के साथ अपना गोल सेट करके, डेली टारगेट सेट करके पढ़ना पड़ेगा। तो मैं भी उसी तरीके से ही पढ़ती थी। बहुत खूब। तो आपकी जो ये जो पढ़ाई होती थी, उसमें आप ज्यादा किसको वेटेज देते थे? एक तो बट ऑब्वियस है कि साइंस में क्लियरिटी कॉन्सेप्ट तो एक बहुत बड़ा पॉइंट रखता ही है। तो रिवीजन भी आप उतना ही करते थे? क्या रेशियो रहता था, कितना रिवीजन, कितना कॉन्सेप्ट्स, कितना प्रैक्टिस? सर रिवीजन पे हमें बहुत फोकस देना चाहिए, क्योंकि 12 का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी माइंड से एस्केप करती हैं। तो स्पेशली बायो में मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो थियोरेटिकल सेक्शन है, बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग भी है, तो मैंने उसमें बार बार रिवीजन किया है। मल्टीपल रिवीजन से जो माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें वो माइंड में स्टोर होती हैं। ओके। एग्जाम में बायो को लेकर के थोड़ी सी मैं बात कर लेना चाहता हूँ। बायो में ये माना गया है कि बहुत सारा फैक्चुअल थिंग्स को हमको मतलब एक मगअप करना पड़ता है, उसको रटना पड़ता है, और मार्क्स भी बहुत हद तक डायग्राम के ऊपर निर्धारित होते हैं। तो ये आपका कुछ स्ट्रैटेजी रहा क्या? डायग्राम को प्रैक्टिस किया, या फिर आप ड्राइंग करने में ही एक्सपर्ट है? ऐसा क्या है आप जो बायोलॉजी में आपको इतना अच्छा मार्क्स देंगे? सर मैं, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, मुझे ड्राइंग करना अच्छा नहीं आता है। बट मेरा ये था, जब भी मैं देखती थी कोई भी टॉपिक और उससे रिलेटेड ड्राइंग देखती थी, तो मैं उसे हर बार देखती थी। जब भी रिवीजन करती थी उसे हर बार देखती थी, ताकि वो मेरे माइंड में कैप्चर हो जाए, जस्ट लाइक अ पिक्चर। और फिर एग्जाम के वक्त में मैंने बहुत सारे जो भी डायग्राम थे जो लगा इंपॉर्टेंट है, उनको बहुत प्रैक्टिस किया। ओके। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही? आप मतलब नोट्स बना करके पढ़ाई करते थे, या फिर आप केवल बुक से ही रिवीजन कर रहे होते थे? मतलब आप, आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ और भी अलग इनपुट था तो वो शेयर करिए। सर मैं बायो में नोट्स बना के ही तैयारी करती थी। मैं पहले चैप्टर्स के एक रिटर्न नोट्स बना लेती थी, क्योंकि लोग कहते हैं कि लिखने से याद होता है, तो मैं भी वही चीज़ करती थी। फिर उसके बाद जब एक बार मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, तो फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी, जो कि स्टैंडर्ड बुक है, तो मैं एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू करती थी, ताकि कोई भी चीज़ें छूटी हो तो वो एक बार कवर अप हो जाए। ओके, तो मतलब आपने सीजी बोर्ड के अलावा आपने एनसीईआरटी का भी सपोर्ट किया? हाँ सर तो बिल्कुल। एनसीईआरटी में भी अभी दो एडिशन है, एक ओल्ड एडिशन है और एक न्यू एडिशन है। तो आप कौन हाँ से, सर। न्यू एडिशन को देख रहे थे कि ओल्ड एडिशन की बुक्स को देख नहीं सर, मैं न्यू एडिशन पे जा देख रही थी, क्योंकि ओल्ड एडिशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई हैं। जो लेटेस्ट एडिशन में, उसमें बहुत सारी चीज़ें एडअप की गई है, रहे? तो ओके, इसलिए मैं गुड। लेटेस्ट एडिशन पे। तो लेटेस्ट एडिशन में नए एग्जाम्पल्स और करंट एग्जाम्पल्स हैं, उसका आपने यस। उसको आपने ज्यादा वेटेज दिया। ओके। फिजिक्स के बारे में थोड़े से हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कि कॉन्सेप्ट लेना बड़ा टफ होता है, और बहुत सारे कंपटीशन में मैंने देखा है कि फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर फिजिक्स तो मुझे भी डर लगता था शुरू शुरू, जब मैंने 11 स्टार्ट किया, और बहुत सारे बच्चों के लिए फिजिक्स एक नाइटमेयर होता है।
लेकिन जब मैं 12th में आई तो मुझे पता था कि मुझे फिजिक्स से डर लगता था। तो मैंने भी सोचा कि फिजिक्स की वजह से मैं स्टेट रैंक ना आऊँ, मेरा अच्छा परसेंट ना आए, इसलिए मैंने शुरू से ही फिजिक्स पे बहुत अच्छा फोकस किया। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे फील करना चाहिए, जैसे हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़े, जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़े, तो जब हम उसे फील करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो मैंने यही आइडिया अपनाया था सर। बहुत खूब। अब थोड़ा सा हम आपके एक फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि अब यहाँ से आप क्या देखते हैं कि कहाँ आप पढ़ाई करना चाहेंगे। जयपुर तो एक थोड़ा छत्तीसगढ़ में एक जिला जांजगीर के पास आता है, तो अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आप कहाँ पे अपने आप को देखते हैं, कहाँ कॉलेज में एडमिशन लेंगे, छत्तीसगढ़ में रहेंगे कि आउट ऑफ स्टेट जाएंगे? सर मेरी तो यही इच्छा है कि मैं दिल्ली में आकर के अपनी पढ़ाई करूं। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, मैं वहीं से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ और यूपीएससी का एग्जाम देना चाहती हूँ। और यूपीएससी के लिए दिल्ली एक बहुत अच्छा प्लेस है, तो मैं पहले ही वहां जाके अपने आप को अडाप्ट करना चाहती हूँ। बहुत खूब। तो अभी आप ने क्या प्लान किया है कि आप अभी 12th के बाद कोई कंपटीशन देंगे कि आप सिंपल एक ग्रेजुएशन में किसी बीएससी से करेंगे? अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी? सर अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, CUET, मैंने उसका फॉर्म फिलअप किया है और मैं उसका एग्जाम दूंगी जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पे मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलॉट होंगे। बस मुझे वहीं ओके से ओके अपनी ऑनर्स की डिग्री करनी है। ओके ओके। तो मतलब अभी आप मेडिकल की तैयारी नहीं, अभी आप ऑनर्स के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हाँ सर। हैं। ओके। थोड़ी सी आपके स्कूल के बारे में बात कर लें। आपको अपने स्कूल में ऐसी क्या चीज थी, क्या मोटिवेशन हुआ, टीचर्स के बारे में आपको कैसे सपोर्ट मिला, उसके बारे में थोड़े से अपने पॉइंट बताएं। सर मैं क्लास 10th में भी मेरिट लिस्ट में आई थी, 7th रैंक आई थी, 98%। तो टीचर्स का एक ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया था कि हाँ ये बच्ची 12th में भी कुछ करेगी। तो उनका स्पेशल अटेंशन हमेशा मिला, वो हमेशा फोकस करते थे, हर रोज कंसल्ट करते थे और हमेशा मोटिवेट किया कि इस बार तुम्हें रैंक 3 के अंदर आना है। तो बस यही। अच्छा। स्कूल जैसे कि एक बच्चों के बीच में भी एक मिसकंसेप्शन रहता है कि जो सिटी एरिया के जो बच्चे हैं, शहर के जो बच्चे हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज रहती है, उनके पास बहुत सारे एक्सेस रहते हैं, टीचर रहते हैं, इंस्टीट्यूट रहते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जांजगीर चांपा का जो एरिया है वो उतना ज्यादा विकसित नहीं है बाकी जैसे बिलासपुर और रायपुर की मनस्पत। तो आपका क्या यहाँ पे मत है कि क्या मैटर करता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है कि स्टूडेंट का एटीट्यूड मैटर करता है? सर मैं तो यही मानती हूँ कि स्टूडेंट का एटीट्यूड मैटर करता है, जगह मैटर नहीं करती। मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो वो तो आप हर जगह भी नेटवर्क अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत खूब। मतलब अब ऑनलाइन जो है ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्पैरिटीज है रूरल अर्बन एरिया का, उसने खत्म कर दिया। यहाँ तक कि बिल्कुल एजुकेशन के सर। मामले में अगर इंटरनेट का कनेक्शन अच्छा है। हाँ सर। अपने पापा मम्मी के बारे में बताएं, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला और आप क्या कहना चाहते हैं कि बच्चों को अपने पापा मम्मी के साथ इस एग्जामिनेशन में किस तरह से रिलेशन रखना चाहिए, कहाँ तक आप उनको क्रेडिट देना चाहते हैं? सर पूरा पूरा क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, क्योंकि उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं खुद अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे हर डिसीजन पे सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेट किया। और उन्होंने ये भी बोला कि रिजल्ट हर चीजें नहीं होती लाइफ में, कभी कभी फेल्योर भी जरूरी है, सक्सेस भी जरूरी है। तो हर पेरेंट्स को बस अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर ये प्रेशर बन जाता है और जब बच्चा प्रेशर में आ जाता है तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। बहुत खूब। आपके साथ ये सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मोटिवेशनल सेशन रहा, और जो कि आपकी एक टॉकिंग एटीट्यूड है उससे दिखता है कि आपका एक फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है बाकी और सब्जेक्ट में। तो जाते जाते आप बाकी अभ्यर्थियों को कुछ अपने बात रखना चाहते हैं या कुछ एक आखिरी कमेंट करना चाहते हैं? हाँ सर, बस यही कमेंट करना चाहती हूँ कि जो हर एक स्टूडेंट है वो कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ पढ़ता रहे, क्योंकि हमारी इंडिया को अच्छे यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हमारी इंडिया और डेवलप होगी, डेवलपमेंट की फील्ड में और आगे बढ़े, इसलिए उन्हें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। तो
आपके साथ ये सेशन वाकई बहुत अच्छा रहा और मैं आपके अंदर एक अच्छा स्टूडेंट नहीं, एक अच्छा लीडर भी देख रहा हूँ और मैं आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस डायलॉग मंच के सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बच्चे को अपने डायलॉग मंच से प्रेरित करते रहें।